हे गाइस, वेलकम बैक ऑन अनदर लेक्चर। एंड आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन में, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि पर्पस ऑफ एस्टिमेट यानी प्राकलन के उद्देश्य क्या होते हैं। तो जनरली मैंने क्या ये पहले से लिख के रख दिया है, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये थ्योरी बेस्ड क्या है, टॉपिक है जिनको क्या कवर करना क्या इंपॉर्टेंट है। एंड प्रीवियस ईयर में आप अगर देखेंगे तो क्वेश्चन आया हुआ है कि पर्पस ऑफ एस्टिमेट यानी प्राकलन के क्या उद्देश्य क्या होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला क्वेश्चन क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया है, तो इसको क्या आप ढंग से कवर करेंगे। तो पर्पस ऑफ एस्टिमेट यानी प्राकलन के उद्देश्य क्या होते हैं। तो प्राकलन के उद्देश्य क्या है, निम्नलिखित है। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, परिव्यय यानी उस पर कितना खर्चा आएगा, इसका क्या हम अनुमान लगा सकते हैं एस्टिमेट तैयार करके। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एस्टिमेट तैयार करके जो है नए निर्माण या मरम्मती यानी जो मेंटेनेंस क्या वर्क है, कार्यों पर होने वाले खर्च का क्या पूर्व अनुमान क्या लगाया जाता है और सरकारी बजट में आवश्यक धनराशि की व्यवस्था की जाती है। तो एस्टिमेट तैयार सबसे पहले इसका जो पर्पज़ है वो क्या है, परिव्यय यानी हम इसके द्वारा क्या हम किसी भी प्रोजेक्ट पर खर्च होने वाले क्या कितना उस पर खर्चा आएगा, इसका क्या हम पूर्वानुमान क्या लगा सकते हैं। फिर अगला जो इसमें पॉइंट है, दूसरे नंबर का पॉइंट है सामग्री, औजार, यंत्र, श्रमिक व समय। यानी एस्टिमेशन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसमें किसी भी प्रोजेक्ट को करने में कितनी सामग्री लगेगी, कितने उसमें क्या टूल्स लगेंगे, कितने उसमें क्या मशीनरी लगेगी, कितने उसमें क्या लेबर लगेंगे एंड कितना उसमें टाइम लगेगा, इसका क्या हम क्या कैलकुलेशन क्या कर सकते हैं। तो कार्य के निर्माण के लिए जो है आवश्यक सामग्री जैसे ईंट, सीमेंट, लोहा आदि की मात्रा, ठीक है, औजारों यंत्रों की संख्या तथा श्रमिकों की दिहाड़ी यानी जो उनको क्या है लेबर कॉस्ट होता है, का ब्यौरा क्या लगाया जा सकता है। अगला जो इसमें पॉइंट है वो क्या है, विशिष्टियाँ यानी स्पेसिफिकेशन। तो हमारे पास क्या जनरली क्या है, विशिष्टियाँ दे दिया रहेगा, कोई भी सरकारी विभाग को हमको विशिष्टियाँ यानी स्पेसिफिकेशन दे देगा और उस विशिष्टियों के यानी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या हम कार्य को करेंगे, जिससे क्या हमारे पास क्या हो जाएगा, अच्छी गुणवत्ता के हम कार्य में क्या बनाए रख सकते हैं। प्राकलन में दी गई विशिष्टियों के अनुपालन से जो है निर्माण की गुणवत्ता बनाए रखी जा सकती है। एंड कार्य की प्रगति यानी कार्य की प्रगति के हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए जो है एक क्या स्पेसिफिक क्या होता है, टाइम होता है कि आपको ये प्रोजेक्ट जो है इतने टाइम में क्या कवर करना है। तो एस्टिमेशन के द्वारा हम क्या टाइम का क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं। प्राकलन में क्योंकि परियोजना की निर्माण अवधि का क्या है पता लग जाता है, अतः कार्य को जो है समयबद्धता से क्या है पूरा किया जा सकता है। फिर पांचवा जो इसमें टॉपिक है हमारे पास, पांचवा जो पर्पज़ है एस्टिमेशन का वो क्या है, भुगतान का आधार। तो हमको हमको जो है जनरली क्या है ठेकेदार को क्या भुगतान करना होता है। ठीक है, तो ठेकेदार को जो भुगतान करेंगे वो क्या एस्टिमेट के आधार पर ही तो हम करेंगे, नहीं तो क्या पता क्या ठेकेदार को क्या एक्स्ट्रा ही क्या है उसको प्रोवाइड हो जाए। तो इसलिए जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो ठेकेदार को जो हम भुगतान करते हैं वो क्या एस्टिमेट जो हमने तैयार किया है उसके आधार पर करेंगे। तो इससे हम क्या ओवर पेमेंट से क्या बच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जनरली क्या फाइव क्या है पॉइंट थे पर्पस ऑफ एस्टिमेट में। आई होप कि आपको क्या समझ में आया होगा। अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास अगला जो हमारे पास ये क्या है, प्रोविजंस फॉर ओवरहेड कॉस्ट यानी ऊपरी खर्चों का प्राविधान। तो ये वाला टॉपिक क्या हम कवर करेंगे कि ऊपरी खर्चों का प्राविधान होता क्या है। तो जनरली इसको क्या है शॉर्ट शब्द में अगर हम समझें या शॉर्ट में हम इसे क्या है समझे, तो जनरली क्या है एस्टिमेट तो हम तैयार कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारी जो चीज़ें ऐसी होती है जिनका क्या है खर्चे यानी उस एस्टिमेट में क्या है प्राविधान नहीं रहता है। जैसे कि हम क्या किसी जैसे हमारे पास अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसको देखभाल करने के लिए हमको क्या वहाँ गेट कीपर लगाना पड़ेगा, सिक्योर गार्ड वगैरह क्या वहाँ लगाने पड़ेंगे, तो उनको भी तो कुछ क्या चार्ज देना पड़ेगा। उसको हम अपनी जेब से तो भरेंगे नहीं, उसका भी क्या हमको एस्टिमेट में क्या है प्राविधान करना पड़ेगा, ताकि क्या है हमारा या फिर क्या ठेकेदार का क्या लॉस ना हो। तो उसी के जनरली को क्या है हम उसको क्या परसेंट में दिखा देते कि हाँ इतना क्या परसेंट क्या है इन पर खर्चा आएगा, तो उसको हम क्या टोटल एस्टिमेट के आधार पर क्या निर्धारित कर लेते हैं। तो इसकी थ्योरी देखते हैं। एस्टिमेट को जो व्यवहारिक बनाने के लिए उसमें कुछ क्या अतिरिक्त खर्चे जो हैं परसेंट के आधार पर क्या जोड़ दिए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं ऊपरी खर्चे यानी ओवरहेड कॉस्ट क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले जो आता है फुटकर व्यय यानी कंटेंजेंसीज। तो सबसे पहले इसमें जो टॉपिक है वो क्या है फुटकर व्यय होता क्या है। ठीक है, तो निर्माण कार्य में कई ऐसे छोटे छोटे कार्य होते हैं जिनका जिक्र एस्टिमेशन में क्या नहीं किया जाता है, और इसके लिए जो है लमसम 3 to 5% एस्टिमेट में क्या जोड़ लिया जाता है।
तो निर्माण कार्य में जो है बहुत से ऐसे छोटे छोटे कार्य होंगे कि जैसे कि जिसका प्राविधान क्या एस्टिमेट में हमने क्या उसको जोड़ा नहीं है जनरली, लेकिन अब उनको क्या है जोड़ना अनिवार्य है, क्योंकि अगर हम उनको नहीं जोड़ेंगे तो ये सारा जो खर्चा है वो हमें क्या अपनी जेब से भरना पड़ेगा या ठेकेदार को क्या अपनी जेब से भरना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका जनरली क्या है जो प्राविधान है वो क्या ठेकेदार क्या है उसमें काट देगा, और जितना भी कॉस्ट हमारे पास आया है उस फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है टोटल कॉस्ट अगर 1 लाख रुपए आया है किसी भी काम को करने के लिए, तो उसका हम जनरली क्या है 3 to 5% हम किस में 3 to 5% क्या कर देंगे हम कंटेंजेंसीज के रूप में क्या है उसका जोड़ देंगे, ठीक है। यानी टोटल कॉस्ट का 1 लाख का क्या है 3 to 5% के हम उसमें जोड़ देंगे। तो 1 लाख का 3 to 5% अगर हम निकाले हैं मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 100, तो ये आ रहा लगभग अगर हम 3% लेके चले तो ये आएगा 3000। तो 1 लाख तो हमारे पास पहले से था, ऊपर से हम क्या उसमें 3000 ऐड कर देंगे, तब हमारे पास हो जाए 1,03,000 रुपये, जो कि क्या जो 3,000 रुपये आए वो क्या कंटेंजेंसीज के आया है, यानी जो छोटे छोटे कार्य था उनको भी हमने उसमें क्या ऐड कर दिया है। और अगला जो इसमें रहेगा वो रहेगा वर्क चार्ज स्टेबलाइजमेंट, यानी निर्माण कार्य को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए जो है मजदूरों के अलावा जो है कुछ विशेष कर्मचारी जैसे फॉरमैन हो गया, गेट कीपर हो गया, सर्वेयर हो गया, ठीक है, आदि की आवश्यकता होती है, जिनके लिए कुल लागत के हम क्या 1.5 से 2% रखा जाता है। तो वर्क चार्ज स्टेबलाइजमेंट होता क्या है जनरली क्या है हमें क्या प्रोजेक्ट को करने के लिए जो उसमें क्या है कुछ क्या है देखभाल करने के उसमें हम क्या लगाएंगे फॉरमैन लगाएंगे, गेट कीपर लगाएंगे, सर्वे करने के लिए क्या हमें सर्वेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस सब के लिए जो हम क्या है जनरली क्या कुल लागत का क्या हम करेंगे 1.5 से 2% क्या रख देंगे। तो फॉर एग्जांपल इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं, हमारे पास क्या है टोटल जो एस्टिमेट तैयार हुआ है वो क्या 5 लाख का है किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए, लेकिन फॉरमैन गेट कीपर सर्वेयर इन सबको भी तो हमें क्या सैलरी देनी पड़ेगी। तो उसका हम क्या टोटल कॉस्ट का 1.5% से लेकर 2% से हम क्या उसमें हम क्या वर्क चार्ज स्टेबलाइजमेंट के रूप में क्या जोड़ देंगे। फिर मशीन एंड टूल्स का भी तो हम क्या इसमें प्राविधान करते हैं, उपकरणों व मशीनों के लिए क्या जनरली के 1 से 1.5% का क्या प्रोविज़न है। ये सब हमें क्या इंडियन स्टैंडर्ड कोड में क्या है ये पहले से क्या निर्धारित है कि हमें क्या इतना परसेंट जोड़ना है। ये जनरली क्या प्रैक्टिकल रूप से क्या निकला है, अपने इससे क्या किसी ने नहीं कहा है, ये प्रैक्टिकली क्या है प्रैक्टिकल हुआ है, प्रैक्टिकल आधार पर क्या है हमने निर्धारित किया है या फिर क्या पहले से निर्धारित कर दिए गए हैं। फंडामेंटल सर्विसेज भी होती है, भवन में अनिवार्य सुविधाएं जैसे पानी, सीवर, बिजली आदि का एस्टिमेट इनसे संबंधित विभाग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो लेकिन इसको कुल लागत का 5% तक माना जा सकता है। तो भवन में जो है सीवर की भी व्यवस्था होगी, पानी की भी व्यवस्था होगी, एंड बिजली आदि को भी तो क्या लगाना अनिवार्य होगा। तो इसका भी इसको भी जो हमें एस्टिमेशन में नहीं बिठाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या जनरली क्या टोटल जो कॉस्ट हमारा टोटल जो हमारे पास एस्टिमेट तैयार हुआ है उसका क्या हम 5% तक क्या उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। एंड फंडामेंटल सर्विसेज हो गया। अब अगला जो हमारे पास है वो है कॉन्ट्रैक्ट, एंड अगला जो हमारे पास है वो क्या कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट यानी ठेकेदार का लाभ। अब ठेकेदार को तो हमने काम दे दिया है, उसका भी तो कुछ क्या फ़ायदा होना चाहिए, वो भी अपना फ़ायदा दिखेगा। तो जनरली क्या है जो सरकारी जो इसमें खर्चे में है उसका जनरली क्या 10% क्या है जो जितना भी एस्टिमेट हमारा तैयार है उसका 10% क्या ठेकेदार को क्या उसका क्या लाभांश दिया जाता है। तो जनरली ठेकेदार निर्माण कार्य के लिए जो है सामग्री और मजदूरों की क्या व्यवस्था करता है और उनसे जो है उनकी योग्यता के अनुसार क्या काम लेता है, और उसकी इन सेवाओं के लिए उसे जो कुल लागत का क्या 10% लाभांश दिया जाता है, ठीक है। तो ठेकेदार जनरली करता क्या है कि मजदूरों की क्या व्यवस्था करता है, उसमें सामग्री की क्या प्रोजेक्ट को करने के लिए क्या सामग्री की क्या व्यवस्था करता है। तो इसके लिए उसे जो है 10% का क्या लाभांश दिया जाता है, टोटल कॉस्ट का जो है 10% क्या क्या उसको लाभांश दिया जाएगा। टोटल फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है 50,000 का क्या एक एग्जांपल ले लेते हैं, 50,000 का हमारे पास क्या है टोटल का एस्टिमेट तैयार हुआ, ठीक है। तो उसका 10% अगर हम देखें मल्टीप्लाई करेंगे 10 डिवाइड बाई 100, तो उस 50,000 का 10% आ रहा है 5,000। तो 5,000 रुपये उसमें से क्या ठेकेदार क्या अपने पास रख लेगा एज ए प्रॉफिट, ठीक है। तो ठेकेदार को क्या 5,000 रुपये क्या उसमें से अपने आप के लिए रख देगा, बाकी 45,000 उसे क्या किसी भी प्रोजेक्ट में लगाने होंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जनरली क्या हम लेते हैं टॉपिक यहाँ पे क्या कवर कर लें। इसके बाद हम आएंगे टाइप्स ऑफ एस्टिमेट पे, यानी
प्राकलन के कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसको क्या है समझेंगे। आई होप कि आपको ये क्या टॉपिक क्या अच्छी तरीके से क्या आगे हो। तो इसके बाद हम समझेंगे कि टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, यानी एस्टिमेट कितना प्रकार का होता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं कि पर्पस ऑफ एस्टिमेट, एंड बाकी इतना टॉपिक है। एंड अगला जो पेज आएगा ये देख सकते हैं, ये भी क्या है पर्पस ऑफ एस्टिमेट है। एंड यहाँ पे ये क्या वर्क चार्ज स्टेबलाइजमेंट का क्या टॉपिक हमने कवर किया था। तो आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अगले टॉपिक पे हम चलते हैं कि टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, यानी प्राकलन के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे। एस्टिमेट, यहाँ पे एस्टिमेट लिख देते हैं, इसको हम एस्टिमेट के द्वारा समझेंगे कि प्राकलन के कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि चार्ट से समझने में इसको क्या ज़्यादा बेहतर तरीके से क्या आ जाएगा। वन मिनट, नए पेज ले लेते हैं। इसको हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे। एस्टिमेट यानी प्राकलन, हमारे पास जनरली क्या प्राकलन दो प्रकार का होता है, यानी एस्टिमेट हमारे पास दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रीलिमिनरी एस्टिमेट और एक होता है डिटेल्ड एस्टिमेट। प्रीलिमिनरी एस्टिमेट को कहते हैं रफ कॉस्ट एस्टिमेट भी कहते हैं उसको, ये कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट, ठीक है। तो इसमें जनरली जो पहला हमारे पास है वो है प्रीलिमिनरी एस्टिमेट, ये इसको हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक प्राकलन। अगला जो इसमें वो है डिटेल्ड एस्टिमेट, ठीक है दोस्तों। आपको क्या समझ में आ रहा होगा। तो ये इसका पहला हो गया, और ये इसका क्या हो गया दूसरा क्या है टाइप हो गया एस्टिमेट का। डिटेल्ड एस्टिमेट को क्या कहते हैं विस्तृत प्राकलन, और इसको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं और रफ कॉस्ट एस्टिमेट, ठीक है। अगला नाम इसका ये भी हो सकता है कि एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट भी क्या इसको बोलते हैं, जो प्रीलिमिनरी एस्टिमेट होता है, ठीक है। फर्दर इसके क्या क्लासिफिकेशन है। अगर हम प्रीलिमिनरी एस्टिमेट की बात करें तो इसके भी क्या है टाइप हैं, ठीक है। इसको समझते हैं कि इसके कितने टाइप हैं। तो सबसे पहले जो इसका जो टाइप है वो है ये है हमारे पास यूनिट और रनिंग रेट मेथड, ठीक है दोस्तों। अगला जो इसका टाइप है वो है प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, एंड अगला जो इसका टाइप है वो है क्यूबिकल एस्टिमेट, एंड अगला जो इसका टाइप है वो जनरली हमारे पास क्या है परसेंटेज, एक मिनट आ जाएगा यहाँ पे, वो हमारे पास है परसेंटेज रेट एस्टिमेट, ठीक है दोस्तों। एक और टाइप है एस्टिमेट बेस्ड अपॉन मटेरियल्स एंड लेबर्स, यानी लेबर की उन दोनों के जो बेस पर रहेगा वो भी क्या एक एस्टिमेट क्या कहलाता है, ठीक है। तो जनरली हमारे पास क्या मेन क्या है हमारे पास प्रीलिमिनरी एस्टिमेट के 4 टाइप हैं, एंड डिटेल एस्टिमेट के क्या फर्दर क्लासिफिकेशन है, इसको भी क्या हम समझ सकते हैं। इसमें पहला है रिवाइज्ड एस्टिमेट, पहला टाइप इसका ही होगा। अगला टाइप इसमें सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, ठीक है दोस्तों। एंड अगला है इसमें एनुअल रिपेयर एंड
मेंटेनेंस एस्टिमेट। तो अब हम क्या इनको क्या एक एक करके समझेंगे। आपकी आप देख सकते हैं एस्टिमेट हमारे पास जनरली क्या दो तरीके का है, ठीक है। एक है प्रीलिमिनरी और एस्टिमेट और रफ कॉस्ट एस्टिमेट, इसको जो हम जनरली और एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट भी बोल सकते हैं। एंड अगला जो हमारे पास है वो है डिटेल्ड एस्टिमेट। फिर क्या फर्दर इनके क्या क्लासिफिकेशन है। प्रीलिमिनरी और रफ कॉस्ट एस्टिमेट के आप टाइप्स देख सकते हैं। इसमें जो पहला है यूनिट और रनिंग, इसमें पहला है यूनिट और रनिंग रेट में क्या है मेथड है पहला जो है इसमें, ठीक है। अगला इसमें प्लिंथ एरिया एस्टिमेट है, फिर है क्यूबिकल एस्टिमेट है, फिर क्या चौथा जो इसका टाइप है वो क्या परसेंटेज रेट एस्टिमेट। एंड जो डिटेल एस्टिमेट है इसके फर्दर क्या तीन क्लासिफिकेशन है, रिवाइज्ड एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट एंड रिपेयर एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट। तो दोस्तों एक एक करके क्या इनको समझेंगे, ठीक है। अब जो हम पहला जो इसमें है हम समझेंगे एस्टिमेट दो प्रकार के। इसमें पहला प्रीलिमिनरी एस्टिमेट यानी प्रारंभिक प्राकलन भी क्या है इसको हिंदी में कहते हैं। तो प्रारंभिक प्राकलन होता क्या है जनरली क्या है, ये क्या है मोटा मोटा क्या है एक एस्टिमेट होता है, ठीक है दोस्तों। ठीक है एक मोटा यहाँ जो है प्रस्तावित निर्माण की मोटे तौर पर क्या अनुमानित लागत का क्या मान कराता है, या फिर इसको क्या कहते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट को करने से पहले क्या उसको क्या है मोटे इस पे मोटे मोटे तौर पर क्या इसका क्या है अनुमान लगाना कि इस प्रोजेक्ट पे कितना खर्चा आएगा, वो क्या कहलाता है प्रीलिमिनरी, और ये इसको बोलते हैं प्रारंभिक प्रारंभिक लागत क्या आकलन भी इसको कहते हैं। तो जनरली क्या देख अब हमें क्या माना होता हमें क्या किसी भी सरकारी विभाग से काम चाहिए, तो हमें क्या पहले क्या एक एस्टिमेट तैयार करना पड़ेगा। वो क्या कि मोटा मोटा क्या आकलन करना पड़ेगा कि इस पर कितना खर्चा आएगा, कि लेबर कॉस्ट कितना आएगा, मटेरियल पे कितना कॉस्ट लगेगा। तो जनरली क्या हो जो सब किया जाता है वो सब क्या तो वो जो एस्टिमेट किया जाता है उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी और रफ कॉस्ट एस्टिमेट। जैसे कि इसके नाम से क्या पता ही चल रहा होगा इसे क्या कहते हैं रफ कॉस्ट एस्टिमेट। एंड अब इसके क्या टाइप्स पे आ जाते हैं हम, यूनिट और रनिंग रेट मेथड। तो यूनिट और रनिंग रेट मेथड में जनरली हमारे पास क्या दे दिया रहेगा, हमें क्या यूनिट यानी किसी कार्य की हमें क्या यूनिट दे दी रहेगी, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग टू हमें क्या एस्टिमेट तैयार करना पड़ेगा। इसको हम एक बेस्ट एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास क्या जनरली क्या इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि हमारे पास क्या है एक हॉस्टल है, ठीक है। एक हॉस्टल है और उसमें क्या है 100 छात्रों के रहने के लिए क्या है उसमें प्रावधान है, या फिर इसमें क्या हम 100 छात्र क्या है उसमें रह सकते हैं। और पर छात्र का क्या है जितना खर्चा आएगा वो क्या है 75,000 रुपये है, ठीक है। प्रति छात्र का 75,000 क्या खर्चा आएगा। तो अगर हमको बोल दिया जाए कि इसका एस्टिमेट तैयार कीजिए, तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हमारे पास क्या है तो इसकी रफ़ कॉस्ट कितनी आएगी लगभग, अगर हम इसकी रफ़ कॉस्ट निकालना चाहिए तो हमारे पास क्या है 100 छात्र हैं, ये 100 छात्र, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो गई यूनिट हो गई, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या है एक छात्र का खर्चा कितना 75,000, तो 100 छात्रों पे क्या आ जाएगा ये लगभग आएगा 75,000,000,000, ठीक है। तो इतना इस पर क्या आ जाएगा खर्चा आ जाएगा 100 छात्रों पे क्या इतना खर्चा आया। तो हमने क्या ये कर दिया यहाँ पे रफ़ कॉस्ट का क्या यहाँ पे अनुमान लगा दिया कि 100 छात्रों पे क्या इतना खर्चा आएगा, ठीक है। अगला जो इसमें है प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। तो प्लिंथ एरिया एस्टिमेट जो जनरल पहले जो है यूनिट और रनिंग रेट मेथड को इसका जो यूज़ है वो तो उसका जो एस्टिमेट किन किन चीज़ों के लिए तैयार किया जाता है, तो भवन समूह कॉलोनी हो गया, भंडारण टंकी हो गया यानी जो टैंक होता है वाटर टैंक होता है, रेल मार्ग हो गए, रेलवे सड़क नहर पुल इत्यादि की परियोजना बनाते समय जो इसकी रफ़ या प्रारंभिक लागत होती है वो क्या है यूनिट और रनिंग रेट मेथड से क्या है निकाली जाती है। अगला जो हमारे पास है वो है प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, ठीक है। प्लिंथ एरिया एस्टिमेट को जो स्क्वायर रेट एस्टिमेट भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर आकलन जो जनरली जो ये एस्टिमेट है ये क्या है बेसिकली किसके लिए तैयार किया जाता है भवनों के लिए, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास क्या प्लिंथ हमें प्लिंथ एरिया तो हमारे पास जनरली क्या भवनों में ही निकलता है या फिर क्या बिल्डिंग्स में ही निकलता है, ठीक है। तो प्लिंथ एरिया क्या हमारे पास क्या दे दिया रहेगा, और हमें क्या है प्लिंथ रेट क्या है प्लिंथ दर से उसको क्या मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा इस मेथड से हमारे पास क्या प्रीलिमिनरी एस्टिमेट क्या तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आकलन जो भवनों आदि के लिए अपनाया जाता है और जिनके कुर्सी क्षेत्रफल की गणना की जा सकती है, यानी उसमें क्या हम जनरली क्या प्लिंथ एरिया क्या निकालेंगे
और भवन संरचना में कुर्सी तल पर जो आच्छादित क्षेत्रफल बनता है उसे क्या कहते हैं, कुर्सी क्षेत्रफल क्या वो कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। प्लिंथ एरिया हमारे पास अगर भवन का आया है, जनरली क्या है कि ये क्या है 500 क्या है स्क्वायर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, एंड हमें प्लिंथ रेट हमारे पास क्या है दे दिया रहेगा, ये हमारे पास क्या क्वेश्चन में ही दे दिया रहेगा कि इसका प्लिंथ रेट का जनरली क्या है, एक प्लिंथ रेट क्या है 5,000 रुपये पर 5,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर है। ठीक है, यानी एक स्क्वायर मीटर पे 5,000 रुपये है, तो 500, तो इसका रफ कॉस्ट कितना हो जाएगा, 500 मीटर स्क्वायर पे कितना खर्चा आएगा, तो 500 मल्टीप्लाई बाई 5,000 कर देंगे, तो जितना भी आएगा वो हमारे पास क्या है, इस मेथड से क्या हो जाएगा, रफ कॉस्ट एस्टिमेट क्या हमारे पास तैयार हो जाएगा। अगला जो इसमें है क्यूबिकल एस्टिमेट, तो क्यूबिकल एस्टिमेट जो है प्लिंथ एरिया एस्टिमेट की तरह ही होता है, पर जनरली इसमें क्या है, क्यूबिकल मतलब क्यूब, उसमें क्या है क्यूब जुड़ जाएगा, मतलब एरिया तो यहाँ पे था ही, अगर एरिया में हम हाइट का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या है क्यूबिकल का, यानी उसका जो टोटल क्या क्यूब आ जाएगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को क्या मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या है एरिया आ जाएगा। ठीक है, यानी घनफल जिसको कहते हैं घनीय, और उसको क्या घनीय दर यानी क्यूबिकल रेट से क्या है हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या क्यूबिकल एस्टिमेट क्या आ जाएगा। ठीक है, तो भवन का घनफल ज्ञात करने के लिए जो है इसमें जो है कुर्सी क्षेत्रफल यानी जो हमारा प्लिंथ एरिया होगा, प्लिंथ एरिया को क्या है हाइट से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा क्यूबिकल एरिया आ जाएगा, और उसको क्या है क्यूबिकल रेट से क्या मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसको एग्जांपल से समझेंगे अगर हम, तो इसको भी क्या हम एग्जांपल से समझेंगे। अब हमारे पास जनरली क्या माना हुआ हमारे पास जो हमारे पास क्यूबिकल एरिया आया है, अगर हम क्या लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को मल्टीप्लाई करके क्यूबिकल एरिया निकाल सकते हैं। हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास आएगा 500 और इसको क्या मीटर क्यूब में रिप्रेजेंट करेंगे, एंड क्यूबिकल जो हमारे पास रेट है वो हमारे पास क्या जनरली अगर माना हुआ था हमें क्या क्वेश्चन में 5,000 रुपये पर मीटर क्यूब दे रखा है, तो इसका जो रफ कॉस्ट इस मेथड से निकलेगा वो कैसे निकलेगा, रफ कॉस्ट क्या है ऐसे निकलेगा, देख सकते हैं आप 500 का मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 5,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जितना भी आ जाएगा वो क्या उसका हो जाएगा क्यूबिकल, उसका रफ कॉस्ट हो जाएगा क्यूबिकल रेट मेथड से। ठीक है, आप दोस्तों की आपको ये क्या समझ में आएगा। अगला जो इसका टाइप वो है परसेंटेज रेट एस्टिमेट, यानी परसेंटेज रेट एस्टिमेट, यानी तो जनरली जो परसेंटेज रेट एस्टिमेट है ये क्या है वार्षिक मरम्मती कार्यों के लिए क्या कर दिया रहेगा। हमारे पास क्या एक क्या कॉपी पे क्या परसेंटेज के आधार पर क्या कि परसेंटेज दे दी रहेगी कि इसमें मेंटेनेंस और पर इतना खर्चा आएगा, तो उसका परसेंटेज क्या हम अनुमान निर्धारित कर देंगे। तो जो यहाँ प्राकलन जो है संरचना की अभिलेख में दर्ज मूल लागत के प्रतिशत के आधार पर क्या बनाया जाता है, और प्रतिशत दर प्राकलन जो है वार्षिक मरम्मती कार्यों के लिए क्या अपनाया जाता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये क्या है जनरली क्या एनुअल क्या मेंटेनेंस वर्क के लिए क्या अपनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम डिटेल्ड एस्टिमेट, यानी विस्तृत प्राकलन होता क्या है। तो जनरली क्या है ये क्या है इंपॉर्टेंट एस्टिमेट, ये वाला जो एस्टिमेट है ये प्राकलन क्या है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे पास जो अगर को जो प्रोजेक्ट हमको दिया था और वो क्या कंप्लीट हो गया है, तो उसका जो एस्टिमेट हम तैयार करेंगे वो डिटेल एस्टिमेट के आधार पर तैयार करेंगे, और इस एस्टिमेट में जो जो भी एस्टिमेशन किया जाएगा वो क्या स्पेसिफिकेशन के आधार पर तैयार किया जाएगा, यानी दरों जितनी भी हमें क्या दर में क्या स्पेसिफाई कर दी रहेगी उसके आधार पर क्या है निर्धारित कर दिया जाता है, और जो ठेकेदार होता है उसको जो भुगतान किया जाता है वो भी क्या है इसी एस्टिमेट के आधार पर क्या तैयार किया जाता है। अतः हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो डिटेल्ड एस्टिमेट होता है यानी विस्तृत प्राकलन होता है वो क्या इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अब इसके जो है फर्दर क्या 3 क्लासिफिकेशन है, एक है रिवाइज्ड एस्टिमेट, एक है सप्लीमेंट्री क्या एस्टिमेट, एक है एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट। अब इसका क्या है इसका पहला पॉइंट समझते हैं, 1 मिनट, ये इसका दूसरा था, ये तीसरा था, ठीक है इसका चौथा पॉइंट था। तो रिवाइज एस्टिमेट यानी इसको हिंदी में कहते हैं संशोधित या पुनरीक्षित प्राकलन, यानी अब इसको अगर हम समझें, अब हमारे पास जो है हमारे पास क्या है एक क्या ओपन मार्केट है यानी खुला बाजार है, और उसमें जो है मटेरियल जो प्रोजेक्ट में लगने वाले जो मटेरियल था, और यदि जो उसमें क्या लेबर कॉस्ट है, तो यदि उसमें क्या चेंजेस आ जाते थे, फॉर एग्जांपल
कि जैसे हमारे पास लॉकडाउन लगा था, तो लॉकडाउन में क्या है, बेरोज़गारी क्या चारों तरफ फैल गई थी। तो जब लॉकडाउन खुला तो मज़दूरों ने क्या कर दिया, अपनी क्या दिहाड़ी बढ़ा दी। तो हमने क्या एस्टिमेट पहले से बिठा के रखा था लॉकडाउन से पहले, लेकिन अगर अब हम लॉकडाउन के बाद आ गए हैं तो क्या है, वहाँ पे क्या कर दिया मज़दूरों ने, क्या कर दिया। तो क्या मैं क्या एग्ज़ाम्पल दे रहा था कि अगर क्या मज़दूरों ने क्या कर दिया, वहाँ पे अपनी दिहाड़ी बढ़ा दी है। तो अब वहाँ पे क्या चेंजेस आ गए हैं। पहले हमने क्या जो एस्टिमेट तैयार किया था वो क्या कर दिया, लॉकडाउन से पहले जो एस्टिमेट, वो तो लॉकडाउन से पहले एस्टिमेट तैयार हुआ था, लेकिन अब क्या लॉकडाउन जब खुला तो मज़दूरों ने क्या कर दिया, अपनी क्या कर दी, लेबर कॉस्ट क्या बढ़ा दी। तो उस स्थिति में हमें क्या दोबारा एस्टिमेट तैयार करना पड़ेगा। तो उस एस्टिमेट को जो हम कहते हैं उसको क्या कहते हैं, रिवाइज्ड एस्टिमेट, यानी हमने क्या कर दिया, संशोधित कर दिया है। ठीक है, एस्टिमेट तो वही है लेकिन उसमें क्या है, संशोधन हमने कर दिया है। अब क्या आपको ये क्या समझ में आएगा। अगला जो इसमें अब अगर क्या ओरिजिन, अब क्या है जो ये रिवाइज एस्टिमेट है, इसकी भी कुछ कंडीशन है कि किस स्थिति में हम इसको क्या तैयार कर सकते हैं। तो इफ़ ओरिजिनल सैंक्शन एस्टिमेट एक्सीड बाय 5%, यानी जितना हमने क्या पहला क्या प्राकलन किया था उसमें क्या 5% की क्या वृद्धि हो गई हो, तो तभी क्या हम दोबारा क्या उस एस्टिमेट को तैयार कर सकते हैं। एंड एक्सपेंडिचर इज़ एक्सीडेड मोर देन 10%, और जो उसमें जितने भी खर्चे आने वाले थे अगर वो क्या उनमें क्या 10% वृद्धि हो गई हो या वृद्धि हो जाने की क्या उम्मीद हो, तो उस स्थिति में भी क्या हम करेंगे, रिवाइज एस्टिमेट क्या तैयार करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला है इसमें सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। तो सप्लीमेंट्री एस्टिमेट जनरली कि तब तैयार किया जाता है, तो सप्लीमेंट्री एस्टिमेट तब तैयार किया जाता है जैसे कि हमारे पास जो हमने एस्टिमेट तैयार करते हैं और अब हमें क्या भवन में कुछ क्या अतिरिक्त निर्माण कार्य जोड़ना है। फॉर एग्जांपल, इसको एक एग्जांपल से अगर हम समझें, हमारे पास क्या है, अगर हम क्या अब हम अपने जो हमने बिल्डिंग है उसमें हम क्या नए छज्जे लगवाने चाहते हैं या फिर क्या कुछ भी नया लगवाना चाहते हैं, लेकिन क्या उसका जो उसमें जो आने वाला खर्चा है उसका प्रावधान क्या जो पहले एस्टिमेट तैयार किया गया हो उसमें नहीं किया गया, लेकिन अब उसको क्या करना ज़रूरी है। तो उस स्थिति में हम क्या बनाएंगे, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, इसको हिंदी में कहते हैं पूरक प्राकलन। ठीक है दोस्तों, और अगला जो इसमें है रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट, यानी वार्षिक मरम्मती, इसको बोलते हैं मरम्मती कार्य व अनुरक्षण प्राकलन। भवनों व अन्य इंजीनियरिंग संरचनाओं के निर्माण के पूर्व हो जाने के बाद जो है उन्हें जो है बेस्ट क्वालिटी में बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है, उसका क्या करना पड़ता है, मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो वो मेंटेनेंस के लिए भी क्या कुछ क्या एस्टिमेट क्या तैयार करना पड़ेगा। तो जो जनरली वो एस्टिमेट तैयार किया है तो उसको जो कहते हैं हम वो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट। तो दोस्तों आपको क्या टाइप्स ऑफ एस्टिमेट क्या समझ में आया होगा। इसको जनरली में क्या थ्योरी, इसको क्या थ्योरी में समझेंगे। तो थ्योरी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जितना भी अभी तक मैंने समझाया वो क्या है सब क्या इस थ्योरी में इस पर लिख दिया गया है। तो टाइप्स ऑफ एस्टिमेट मोटे तौर पर प्राकलन को क्या दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्रारंभिक खाका लागत प्राकलन, इसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी और रफ कॉस्ट, और अप्रॉक्सीमेट और अब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट भी इसको क्या कहते हैं। एंड अगला जो इसका टाइप वो है विस्तृत या मध्य दर प्राकलन डिटेल्ड और आइटम रेट एस्टिमेट, इसको क्या एक फ्लो चार्ट के माध्यम से यहाँ पे समझा दिया गया है। और फिर इसकी क्या फर्दर क्लासिफिकेशन है प्रीलिमिनरी एस्टिमेट। ठीक है दोस्तों, एंड अगला है इसमें पहला जो इसका है प्रीलिमिनरी एस्टिमेट यानी प्रारंभिक प्राकलन थ्योरी आप देख सकते हैं। यहाँ प्रस्तावित निर्माण की जो मोटे तौर पर अनुमानित लागत का मान कराता है और प्रशासनिक और अन्य स्वीकृतियाँ प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। राजकीय बजट में आवश्यक धनराशि का प्रावधान रखने के लिए भी क्या प्रारंभिक प्राकलन की आवश्यकता पड़ती है। प्रारंभिक प्राकलन तैयार करने में क्या बहुत कम समय लगता है। इस प्राकलन में भूमि का मूल्य तथा पानी, सीवर, विद्युत आपूर्ति जैसी आवश्यक सेवाओं का जो है प्रतिशत में व्यय भी जोड़ लिया जाता है। और पूर्व अज्ञात व फुटकर व्यय यानी जो हमने अभी तक ओवरहेड कॉस्ट पढ़ा था उसके लिए जनरली क्या 5 से 10% जोड़ दिया जाता है। फिर क्या फर्दर क्या इसकी क्लासिफिकेशन है टाइप्स ऑफ प्रीलिमिनरी एस्टिमेट। फर्स्ट है इसका यूनिट और रनिंग रेट एस्टिमेट, जो अभी तक हमने क्या प्रैक्टिकल तौर पर क्या समझा था। एंड ये इसका एग्जाम्पल है 100 छात्रों वाले छात्रावास भवन के लिए प्रारंभिक प्राकलन तैयार करें यदि प्रति छात्र जो 75,000 रुपये का क्या प्रावधान है वो क्या इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला इसमें कुर्सी दर क्षेत्रफल दर प्राकलन यानी प्लिंथ एरिया रेट और स्क्वायर रेट एस्टिमेट थ्योरी आप क्या खुद से देख लेना। एंड अगला जो इसमें है वो है घनीय दर अथवा आंतरिक आयतन दर प्राकलन, इसको बोलते हैं क्यूबिकल रेट और क्यूबिक मीटर रेट एंड यहाँ पे होना चाहिए था एस्टिमेट। ठीक है, फिर इसका क्या एक एग्जांपल हमने क्या यहाँ पे समझा एग्जांपल के द्वारा क्या इसको समझ सकते हैं। एक भवन का कुर्सी क्षेत्रफल क्या है हमें क्या प्लिंथ एरिया क्या हमको दे दिया है यानी 15.64 मीटर स्क्वायर
और कमरे के फर्श तल से लेकर छत स्लैब के ऊपरी तल की ऊंचाई के हमारे पास 3.20 मीटर है। यदि इस श्रेणी के भवन की घनीय दर जो है 3500 रुपये पर मीटर स्क्वायर 3500 रुपये पर मीटर क्यूब हो तो भवन की प्राकृतिक लागत की जाए। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है प्लिंथ एरिया हमें दे रखा है, हमें तो क्यूबिकल एरिया निकालना है, हमें तो यहाँ पे क्या निकालना है, क्यूबिकल एरिया निकालना है। तो क्यूबिकल एरिया कैसे, भवन का घनफल कैसे निकालेंगे, प्लिंथ एरिया में क्या हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा 50.05 मीटर क्यूब। ठीक है, अब हमें क्या क्यूबिकल रेट हमें दे रखा है 35 रुपये प्रति घन मीटर है, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करके हम क्या टोटल क्या रफ कॉस्ट निकाल सकते हैं। फिर हमारे पास है अगला जो पॉइंट है इसमें परसेंटेज रेट एस्टिमेट यानी प्रतिशत दर प्राकलन। इसकी थ्योरी क्या आप देख सकते हैं, प्राकलन संरचना की अभिलेख में दर्ज मूल लागत के प्रतिशत के आधार पर क्या यह क्या है एस्टिमेट तैयार किया जाता है। और जो ये एस्टिमेट वो जनरली क्या एनुअल रिपेयर मेंटेनेंस कार्य के लिए क्या किया जाता है। ठीक है, अगला जो इसमें क्लासिफिकेशन है एस्टिमेट बेस्ड अपॉन मटेरियल्स एंड लेबर। ये वाला एस्टिमेट क्या उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए जनरली क्या मैंने इससे पहले इसको बताया भी नहीं था। तो आप लोग देखते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने इसको क्या हाईलाइटर से हाइड भी कर रखा है, हाईलाइट भी कर रखा है क्योंकि ये क्या इंपॉर्टेंट है, ये वाला एस्टिमेट क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो है डिटेल्ड जो दूसरा क्लासिफिकेशन था डिटेल्ड और आइटम रेट एस्टिमेट, फिर यहाँ पे आप इसकी थ्योरी पढ़ लेना। अगला जो फिर इसके क्या फर्दर क्लासिफिकेशन था टाइप्स ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट। इसका पहला क्लासिफिकेशन था रिवाइज्ड एस्टिमेट, फिर क्या सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। ठीक है, और अगला जो इसका क्लासिफिकेशन था अगला इसका क्लासिफिकेशन था मरम्मती कार्य व अनुरक्षण प्राकलन। इसको जनरली क्या आप यहाँ पे समझ सकते हैं रिपेयर एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट। इसकी थ्योरी आप यहाँ पे देख लेंगे। भवनों व अन्य इंजीनियरिंग संस्थाओं के निर्माण के पूर्ण होने के बाद उन्हें उत्तम और सेवा का दशा में बनाए रखने के लिए जो है इनकी समयबद्ध देखभाल और मरम्मत की क्या आवश्यकता पड़ती है। अतः प्रतिवर्ष मरम्मत के लिए जो है इसका मरम्मती कार्य प्राकलन बनाकर इसकी स्वीकृति ली जाती है। वार्षिक मरम्मती कार्य में अब जो एनुअल रिपेयर मेंटेनेंस वर्क में कौन कौन से मेंटेनेंस आएंगे, सफ़ेदी यानी वाइट वॉशिंग, पुताई, रंग रोधन, छतों गटर की सफाई, टूटे कांच बदलना तथा अन्य छोटी मोटी मरम्मत ली जाती है। ठीक है, तो थ्योरी क्या है हमारे क्या कंप्लीट हो जाती है एंड इसके साथ ही हमारा क्या पहला चैप्टर भी क्या है कंप्लीट हो जाता है जो कि क्या है इंट्रोडक्शन टू क्वांटिटी सर्वेइंग था। तो इसके बाद जो हमारा जो अगला चैप्टर रहेगा दोस्तों वो रहेगा मेजरमेंट यानी मापन। तो उसमें जनरली क्या हम देखेंगे उसमें हम जनरली यूनिट देखेंगे एंड मेजरमेंट लेते समय हमें क्या सावधानियाँ क्या बरतनी चाहिए, वो अगले हम आने वाले टॉपिक में क्या कवर करेंगे। तो इसके साथ ही दोस्तों इस चैनल पर क्या आरसीसी के भी क्या लेक्चर सीरीज़ क्या प्रोवाइड आपको क्या करा जा रहा है। तो दोस्तों आप लोग क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। देखिए उत्तराखंड में जो जनरली के सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो है कोई भी चैनल नहीं है, और जो जितने भी चैनल हैं आप लोग देख सकते हैं अदर जो चैनल हैं वो क्या है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं और क्या उत्तर प्रदेश के अकॉर्डिंग ही क्या है वहाँ के टेक्निकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग क्या वो पढ़ाते हैं। लेकिन जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ये क्या उत्तराखंड क्या पॉलिटेक्निक यानी यूबीटीआर जो हमारा क्या पेपर कंडक्ट रहा था उसके अकॉर्डिंग क्या पढ़ा रहा हूँ, और जो उन्होंने क्या सिलेबस भेजा उसी के अकॉर्डिंग इसमें क्या टॉपिक कवर होंगे। तो दोस्तों आप जो इस चैनल को क्या ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ क्या है वीडियो लेक्चर को क्या शेयर कीजिए। एंड अगर आप इस चैनल पर क्या नए हैं तो चैनल को क्या सब्सक्राइब क्या ज़रूर करें, ताकि क्या अगर क्या अच्छा फीडबैक क्या अच्छा इसमें क्या रिस्पांस प्राप्त होता है तो हम क्या फर्दर क्या जो इसमें आपके पास और भी सब्जेक्ट हैं जैसे सॉइल मैकेनिक्स, हाईवे, रेलवे, तो इसके भी क्या फ्री ऑफ कॉस्ट क्या लेक्चर क्या प्रोवाइड करेंगे। और अगर आपको क्या इन सब का जो है पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप क्या हमारा टेलीग्राम चैनल क्या ज्वाइन कर सकते हैं एंड वहाँ आप क्या मैसेज टाइप करके अगर आपको क्या पीडीएफ चाहिए तो मैसेज करके कमेंट बॉक्स में क्या मैसेज कर सकते हैं, वहाँ आपको क्या फ्री ऑफ कॉस्ट का पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, और इससे पहले मैंने जो है लेक्चर को लेकर भी क्या एक वीडियो बनाई है, आप पहले क्या वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको क्या नोट्स चाहिए हैं तो आप क्या मेरे नंबर पर क्या मुझे क्या व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो कि मैंने क्या उस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या अपना नंबर क्या व्हाट्सअप दे रखा है, तो आप क्या वहाँ से क्या मेरा नंबर ले सकते हैं। तो आए दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।